हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएसटीआर 3बी के बारे में। जीएसटी 3बी का ओवरव्यू मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, साथ में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी ड्यू डेट्स क्या रहती हैं और लास्ट में मैं आपको प्रैक्टिकली जीएसटीआर 3बी फाइल करके दिखाऊंगा। ओवरव्यू ऑफ जीएसटीआर 3बी। जीएसटीआर 3बी एक मंथली या क्वार्टरली रिटर्न है जो टैक्स पेयर फाइल करता है और गवर्नमेंट को बताता है कि मेरी कितनी आउटवर्ड सप्लाई है ड्यूरिंग द मंथ या क्वार्टर में। जो मंथली फाइल करते हैं वो मंथ की बताएंगे और जो क्वार्टरली फाइल करते हैं वो क्वार्टर की बताएंगे। साथ में वो बताएंगे कि मेरी कितनी इनवर्ड सप्लाई है लाइबल फॉर रिवर्स चार्ज, कितना मेरा एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उसमें क्या रिवर्सल है, कितना मुझे टैक्स पे करना है, मैं कितना टैक्स पे किया है, पेमेंट की सारी डिटेल, और ये भी बताएगा कि कितना उसका एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट है, पेमेंट कितनी बनी उसकी, सब उसके समरी रिटर्न में वो फाइल करेगा। इसके ही वह गवर्नमेंट को बता पाएगा कि मेरा को कितना टैक्स पे करना है और मैंने किस मोड से टैक्स की पेमेंट की है। एक समरी रिटर्न फाइल की जाएगी। अब ड्यू डेट पे आते हैं। जीएसटीआर 3बी की ड्यू डेट क्या होती है? अगर आपकी पिछले साल की टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, होगा मंथ जैसे ही क्लोज होगा आप जीएसटीआर 3बी फाइल करेंगे। और अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आपके पास ऑप्शन होता है क्यूआरएमपी स्कीम के ऑप्शन लेने का। तो ये क्या होती है सर क्यूआरएमपी स्कीम? क्यूआरएमपी मतलब क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। जो टैक्स पेयर क्यूआरएमपी स्कीम लेते हैं वो या तो 22 तारीख को जब उनका क्वार्टर खत्म होता है तब रिटर्न फाइल करते हैं, या 24 तारीख को जब उनका क्वार्टर खत्म होता है तब रिटर्न फाइल करते हैं। सर कौन सी स्टेट है जहां पर 22 में फाइल होती है, कौन सी ऐसी स्टेट है जहां पर 24 में होती है? थोड़ा इसे भी बताइए। बिल्कुल मैं आपको बताता हूं। जो स्टेट 22 तारीख को जहां पर रिटर्न फाइल की जाएगी वो कैटेगरी 1 में आते हैं। इसमें जैसे कि एग्जांपल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु एक्सेट्रा। और कैटेगरी 2 में 24 तारीख को जहां उनको रिटर्न फाइल करनी होती है। इसमें स्टेट भी आते हैं, यूनियन टेरिटरीज भी आते हैं। आपके स्क्रीन के सामने सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के नेम हैं, आप समझ सकते हैं। जैसे कि 24 के केस में है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एक्सेट्रा। तो आप देख सकते हैं ये जो स्टेट्स हैं, यहां पर स्टेट के हिसाब से जीएसटीआर 3बी की ड्यू डेट फाइनल होती है कि 22 में फाइल किया जाएगा या 24 को किया जाएगा। सर क्या मैं मंथली रिटर्न फाइल कर सकता हूं? अगर मेरी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो क्या मैं मंथली रिटर्न फाइल कर सकता हूं? हाँ, आप मंथली रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। तो सर प्रैक्टिकली करके दिखाइए कैसे फाइल होती है जीएसटीआर 3बी। चलिए मैं आपको डायरेक्ट पोर्टल पर ले जाता हूं और आपको रिटर्न फाइल करना सिखाता हूं। आप जीएसटीएन की साइट पर जाएंगे, या अगर आप जीएसटीएन की साइट नहीं जानते हैं तो सिंपली जीएसटी लॉगिन भी लिखेंगे तो आपको वो जीएसटी की साइट पे ले जाएगा। सर साइट क्या है? gst.gov.in। यहां पर जाते ही आपको सबसे पहले अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। सर यूजर नेम पासवर्ड कहां से मिलेगा? जब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपको एक स्पेसिफिक यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाता है ताकि आगे से जितने भी आप जीएसटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देना चाहते हो थ्रू जीएसटी पोर्टल से अपने यूजर आईडी को यूज करते हुए दे सकते हैं। ओके सर, तो आप यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे और जो करेक्टर आ रहा है मतलब कोड आ रहा है वो भी आपको डालना होगा। सर ये क्या है? ये सबसे पहले आपके पास एक स्क्रीन खुलेगी। ये स्क्रीन आपको बताएगी कि लास्ट 5 रिटर्न्स का आपका स्टेटस क्या है। 5 रिटर्न्स का मतलब है पिछले 5 मंथ के बारे में बताएगा कि आपने रिटर्न फाइल कर दी, नहीं फाइल की है, क्या स्टेटस है, ताकि आपने अगर नहीं फाइल किया तो आपको सामने ही डैशबोर्ड पे सबसे पहले ये दिख सके। तो सर मुझे जाना कहाँ है? सबसे पहले आपको जाना है रिटर्न डैशबोर्ड पे। रिटर्न डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे। ओके सर, फिर उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है फाइनेंशियल ईयर जिसकी आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। इस केस में मैंने Q4 को सिलेक्ट किया हुआ है और मार्च मंथ की रिटर्न फाइल कर रहा हूं क्योंकि ये क्वार्टरली रिटर्न फाइल हो रही है तो मार्च को डायरेक्ट सिलेक्ट किया गया है। अगर सर मुझे मंथली सेलेक्ट करना है तो मैं यहां से पीरियड के में से जाकर अपना मंथ सेलेक्ट कर सकता हूं। ओके सर, ये देखिए क्वार्टर भी चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हैं।
उसके बाद आपके सामने आ गया ये टेबल। आप इस टेबल में से जो क्वार्टरली रिटर्न 3B फाइल है उस पर क्लिक करेंगे। प्रिपेयर ऑनलाइन। सर ऑनलाइन फाइल करनी है हमें? यस, आप ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, हम अभी ऑनलाइन सीख रहे हैं। तो उसके बाद आपको करना क्या है, अब फिर आपके सामने एक और नई स्क्रीन आएगी। ये इंपॉर्टेंट स्क्रीन है सर। ये 3.1 में लिखा है टैक्स ऑन आउटवर्ड्स एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई। यहां पर आप देंगे अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल और साथ में रिवर्स चार्ज पर भी अगर आपकी कोई जीएसटी की लायबिलिटी है वो आप यहां पर फिल करेंगे। अब यहां पर आप क्लिक करेंगे, फिर आपसे ये पूछेगा कि बताइए बताइए कि आपकी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई कितनी है। इसमें आउटवर्ड सप्लाई का मतलब एक तरह से आप लगा सकते हैं आपने कोई सेल कर रखी है तो बताइए कितनी सेल कर रखी है आपने। और इस सप्लाई में आपको जीरो रेटेड, नील रेटेड और एग्जम्प्ट को नहीं लेना है। सर ये क्यों नहीं लेना? क्योंकि ये तीनों वैल्यू नीचे अलग से गवर्नमेंट आपसे जानना चाहती है। आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड, अदर आउटवर्ड सप्लाई नील रेटेड, एग्जम्प्टेड। तो आपको ये अलग से कॉलम दिया गया है, इसीलिए यहां पर नहीं लेना, नीचे आपको इसको वैल्यूज को फिल करना है। तो यहां पर सर ये वैल्यू कहां से आएगी मेरे पास? जब आप ड्यूरिंग द मंथ या क्वार्टर में जितनी टोटल सेल कर रहे हैं, मैं यहां सेल को यूज करूंगा, तो ड्यूरिंग द मंथ जो आपने आउटवर्ड सप्लाई की है, फॉर एग्जांपल आपने जो सेल कर रखी है। अच्छा सर, हमें ये वो वाली वैल्यू इसके अंदर डालनी है। सर ये तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू मांग रहा है। टैक्सेबल वैल्यू क्या होती है? जिस वैल्यू के ऊपर आप जीएसटी चार्ज करते हैं वो आपकी टैक्सेबल वैल्यू होती है। तो सर अगर मैंने 1000 का इनवॉइस बनाया और उसके ऊपर 18% जीएसटी चार्ज की तो मुझे यहां पर 1000 लिखना होगा। यस, ये टैक्सेबल वैल्यू है। ओके सर, तो ये सर ये कौन सी वैल्यू आप इसके अंदर एंटर कर रहे हैं? ये ड्यूरिंग द क्वार्टर इस एसएससी ने 9,05,520 रुपए, इस एसएससी ने 9,05,20 रुपए की टैक्सेबल सेल की, वो वैल्यू ये यहां एंटर कर रहे हैं। ठीक है सर, तो इसके ऊपर सर मुझे आईजीएसटी लिखना है, सीजीएसटी लिखना है या स्टेट या यूटी जीएसटी लिखना है? ये डिपेंड करता है आपने कौन सी सेल कर रखी है। सपोज कीजिए आपकी ड्यूरिंग द मंथ या क्वार्टर में सिर्फ इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट सेल हो रखी है तो आप यहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लिखेंगे। लेकिन अगर आपकी कुछ सेल इंटरस्टेट है तो उस केस में आप यहां पर इंटीग्रेटेड टैक्स की वैल्यू भी देंगे। इसका मतलब ये आप गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि जी मैंने इतनी सेल की जिसके ऊपर मेरा इतना टैक्स पेबल बनता है। ओके सर, सर यहां पर कितनी वैल्यू डालनी है? जो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई है ये जीरो रेटेड सेल की बात कर रहा है। अगर आपकी जीरो रेटेड सेल है, सर जीरो रेटेड का मतलब क्या है? जस्ट काइंड ऑफ एक्सपोर्ट या सेल टू ए एससीजेड, उस तरह की जो सेल्स होती हैं वो यहां पर लिखी जाएंगी। तो सर इसमें आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी सभी कॉलम क्यों नहीं है? ये तो सिर्फ वन कॉलम आईजीएसटी का है। इसका कारण ये है कि इसके ऊपर सिर्फ आईजीएसटी ही एप्लीकेबल होती है या सेस एप्लीकेबल होता है, यहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी होता ही नहीं है। ओके सर, नील रेटेड और एग्जम्प्ट में तो सर कोई टैक्स नहीं होता। यस, इसीलिए यहां पर आप सिर्फ अमाउंट डालेंगे, टैक्स का कोई कॉलम यहां पर सामने नहीं दिख रहा है। सर इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, ये क्या होता है सर? इनवर्ट सप्लाई मतलब रिवर्स चार्ज के तहत अगर आपने कोई सर्विसेज या गुड्स लिए हैं तो उस केस में आप यहां पर गवर्नमेंट को बताएंगे कि उसकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी और उसके ऊपर आप कितना टैक्स पे करेंगे। ये सारा टेबल ये बता रहा है कि आपको ये वाली वैल्यूज कितनी आपकी टैक्सेबल वैल्यूज हैं और आपके ऊपर कितना टैक्स बनता है। सर नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई जिनके ऊपर जीएसटी एक्ट नहीं लगता है वो नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई की वैल्यू भी गवर्नमेंट आपसे
जानना चाहती है कि आपने कहीं ऐसी सेल तो नहीं कर रखी, वो वैल्यू भी आप यहाँ पर डालेंगे। तो सर आप अपनी वैल्यूज क्यों नहीं इसमें डाल रहे हैं? क्योंकि मैंने ऐसी कोई सेल नहीं कर रखी, इसलिए यहाँ पर इसे मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा, मतलब जीरो वैल्यू रहेगी। सर क्या ये वाली जो वैल्यूज हैं, जब मैं अपनी GSTR1 फाइल करता हूं वहां से नहीं आ सकती ऑटो पॉपुलेटेड? यस, दैट इज ए वेरी गुड क्वेश्चन कि आप अगर GSTR1 फाइल कर रहे हैं तो 3B में ऑटो पॉपुलेटेड मोड से भी इंफॉर्मेशन आपके पास खुद आने लग गई है। ये GST वालों ने एक स्पेशल फीचर आप लोगों को दिया है, तो वहां से भी आपका डेटा ऑटो पॉपुलेट आ सकता है। तो वहां से जो डेटा आएगा जस्ट आप वेरीफाई कर लीजिए कोई चेंज तो नहीं है या कोई और एडजस्टमेंट तो नहीं करनी है, उसे चेक करके आप इसको सेव कर देंगे। तो ये आपका 3.1 वेरी इंपॉर्टेंट जो टेबल है, ये इस तरह से फाइल किया जाता है। कंफर्म कीजिए क्योंकि आप इसे सेव करना चाहते हैं, और उसके बाद आप एंटर करेंगे ITC। आप चाहें तो सेकंड इंटरस्टेट सप्लाई डाल दीजिए या फिर एलिजिबल ITC, कोई भी टेबल आप पहले डाल सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस से डालना है। लेकिन मैं आपको पहले एलिजिबल ITC के बारे में बताना चाहूंगा। सर एलिजिबल ITC इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कितने का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अच्छा सर, ये वाली वैल्यूज जो है ये भी मुझे अपने आप डालनी है या ये भी ऑटो पॉपुलेटेड मोड से आ जाती है? यस, अगर आप जैसे ही आपका सप्लायर अपने मान लीजिए आपने किसी सप्लायर से कोई गुड्स या सर्विसेज ले रखी हैं और उसने रिटर्न फाइल की, तो आपके 2A या 2B में फिगर्स आएंगी। 2B से ये फिगर ऑटो पॉपुलेटेड होकर आपके 3B में आ जाएगी। तो 2B और 2A क्या होता है, GSTR 2A तथा 2B की मैं बात कर रहा हूँ। GSTR 2A तथा 2B क्या होता है, अगर आपको जानना है तो मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई है, लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, उसे देख सकते हैं या इस आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। ओके सर, पहला कॉलम आता है ITC अवेलेबल वेदर इन फुल और पार्ट। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इंपोर्ट के ऊपर आपका कोई IGST है जो आपने पे कर रखा है, उसका इनपुट आप क्लेम कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू यहाँ पर आएगी। और ऐसे ही गुड्स हैं और सर्विसेज है, अगर सर्विस का केस है तो सर्विस पर IGST की वैल्यू यहाँ पर आएगी। सर यहाँ पर CGST SGST की वैल्यू क्यों नहीं आ रही? क्योंकि जिस तरह से हमने अभी जीरो रेटेड में बताया था, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस में आप IGST पे करते हैं, इसलिए यहाँ पर CGST और SGST की वैल्यू नहीं आती है। इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन 1 and 2। यहां पर हम बात कर रहे हैं इंपोर्ट का, तो आपने कवर कर लिया। अब उसको छोड़कर जितना भी इनवर्ड सप्लाई जहां रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, वो वाली वैल्यूज आप यहां पे उसका इनपुट क्लेम करेंगे, यहां पर वो वैल्यूज आपको यहां पर फीड करनी है। सर ये इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम ISD क्या होता है सर? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आपको कोई इनपुट ISD के थ्रू मिल रहा है, वो भी एलिजिबल है, तो आप उसको क्लेम कर रहे हैं, वो इनपुट भी आप यहां पर वैल्यू फीड करेंगे। अदर देन ITC, सर ये क्या होता है अदर देन? ऊपर के जितने 1 2 3 4 में जो वैल्यूज आपने डाली, उनको छोड़कर जितना भी एलिजिबल ITC है वो यहां पर डाला जाएगा। ये सर ये वैल्यूज पहले से ही आ रही हैं, क्योंकि इनके जिस टैक्स पेयर की ये रिटर्न है, उन्होंने 2B में ये वैल्यूज ऑलरेडी आ रही थी, जो ऑटो पॉपुलेटेड मोड से यहां पर डिस्प्ले हो रही हैं। तो सर क्या मैं अपनी वैल्यूज को चेंज कर सकता हूं? यस, अगर ऐसा कोई मिस्टेक या कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जो इनवॉइस नहीं दिख रहे हैं उसमें मैक्सिमम आप 5% प्रोविजनल इनपुट एक्स्ट्रा क्लेम कर सकते हैं रूल 36(4) के तहत। अब आता है, बात करते हैं ITC रिवर्स्ड। रिवर्स का मतलब सर क्या होगा? रिवर्स का मतलब यह है कि आप ITC को रिवर्स कर रहे हैं, ऊपर आपने क्लेम कर रखा था, अब वो आप रिवर्स कर रहे हैं एज पर रूल 42 43 ऑफ CGST SGST रूल।
इसमें कुछ ऐसे इनपुट जो कि बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं हुए या कैपिटल नेचर के इनपुट हैं जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शन है, रूल में दे रखा है, वो वाले इनपुट को आप अब रिवर्स कर रहे हैं और कोई और अदर रिवर्सल भी है तो आप यहां पर मेंशन करेंगे। सर आप मेंशन करेंगे ये क्या यहां अभी वैल्यू? नहीं, क्योंकि मेरा कोई रिवर्सल नहीं है। तो आपके पास जो ये वाली वैल्यू है, दिस इज टोटल जो आपको आईटीसी यहां इन 5 हेड से मिला, माइनस जो आपका रूल 42 43 में जो वैल्यू डाली और अदर्स की वैल्यू डालने के बाद माइनस करने से आया। ओके सर, हमें समझ आ रहा है। तो सर यहां पर एक और कॉलम भी है, इनएलिजिबल आईटीसी एज पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5। ये क्या है? ये एक तरह से ऐसा इनपुट है जो एलिजिबल नहीं है, आप नहीं ले सकते हैं इसको। कुछ ऐसे इनपुट टैक्स क्रेडिट भी होता है जो आप क्लेम नहीं कर सकते, एलिजिबल नहीं है आपको, जैसे कि मोटर व्हीकल के ऊपर कोई आईटीसी है या फूड बेवरेज है, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेट्रा, वो जो 17 सब सेक्शन 5 में दे रखे हैं, अगर वो इनपुट आपने क्लेम कर रहा है जो एलिजिबल नहीं है उसको आप नहीं लेंगे। वो वाले आईटीसी जो एलिजिबल नहीं है वो आप यहां पर मेंशन करेंगे, उसके बाद आप कंफर्म करके सेव कर देंगे। ओके सर, अब हम भरते हैं इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई सर ये कौन सी सप्लाई आप डालने जा रहे हैं? ये है 3.2 में, इसमें बताया गया है ऑफ द सप्लाई शोन इन 3A, डिटेल ऑफ इंटरस्टेट। डिटेल ऑफ इंटरस्टेट मतलब कोई इंटरस्टेट सप्लाई है जो आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को कर रखी है, उसकी वैल्यू डालनी है। अगर आपने कोई कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को कर रखी है, कंपोजिशन लेवी क्या होती है सेक्शन 10 के अंदर ये लिखा हुआ है कंपोजिशन लेवी के बारे में। उसमें एक तरह से छोटे बिजनेसमैन जो गवर्नमेंट को जीएसटी एक स्पेसिफाइड रेट से देते हैं और उनको काफी सारी रिलैक्सेशन गवर्नमेंट से मिलती हैं। और यूआईएन होल्डर सर कौन होते हैं? ये वो हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, लाइक एम्बेसी और डिप्लोमेटिक मिशन, जो जिनको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिला होता है, उनको भी अगर आप कोई सेल करते हैं उसकी डिटेल भी आपको बतानी होगी कि आपने कितनी सेल की है। सबसे पहले आते हैं अनरजिस्टर्ड पर, आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे कि जी मैंने इस स्टेट में अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल की है, वो वैल्यू आप दिखाएंगे। और अगर आपने कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को कोई सेल कर रखी है उसकी वैल्यू, यूआईएन होल्डर्स को कोई सेल कर रखी है, यहाँ पर आप टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ पर आप टैक्सेबल प्लेस ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल वैल्यू और आईजीएसटी, क्योंकि इंटीग्रेटेड टैक्स लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये आउटसाइड द सेल है, इंटरस्टेट सेल्स हैं, तो वो वैल्यू आप यहां देंगे। सेम वे यूआईएन होल्डर्स को भी अगर आपने जो सेल की है तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू क्या है और टोटल आईजीएसटी का अमाउंट क्या है, यहां पर आप वैल्यू एंटर करेंगे और उसके बाद कंफर्म एंड सेव। सर अब तक आपने बताया 3.1 3.2 4 एलिजिबल आईटीसी। सर नील रेटेड, एग्जम्प्ट, नील और नॉन जीएसटी इनवर्ट सप्लाईज की डिटेल कहाँ आएगी? तो वो यहाँ पर आएगी 5 में, एग्जम्प्ट, नील और नॉन जीएसटी। तो आपकी अगर कोई ऐसी सेल है तो वो वैल्यू आपको डालनी होगी। सर यहाँ पर इंटरस्टेट सप्लाई और इंट्रास्टेट सप्लाई दोनों की वैल्यूज डाली जाएंगी। यहां पूछा क्या गया है आपसे? वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट, मतलब जो एग्जम्प्ट है, नील रेटेड है या नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाईज है, नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाईज हैं, उनके ऊपर क्या वैल्यू आपने क्या सेल की है वो आपको गवर्नमेंट को बताना होगा। क्या सप्लाई की है? सप्लाई अंडर कंपोजिशन स्कीम, एग्जम्प्ट और नील रेटेड, इंटरस्टेट में, इंट्रास्टेट में। ऐसे ही नॉन जीएसटी सप्लाई इंटरस्टेट में और इंट्रास्टेट में दोनों वैल्यूज आएंगी। सर इसमें टैक्स क्यों नहीं आ रहा? टैक्स कहाँ गया? क्योंकि ये तो एग्जम्प्ट है, तो नील रेटेड है, तो यहाँ टैक्स क्यों मांगा जाएगा? टैक्स तो हमने चार्ज ही नहीं किया, सिर्फ वैल्यू ही गवर्नमेंट को आपसे जाननी है। ओके सर, हमें समझ आ रहा है। फिर उसके बाद आता है कि आपका इंटरेस्ट लेट फीस।
अगर आपने कोई इंटरेस्ट बनता है, सर इंटरेस्ट क्यों बनेगा? अगर आपका टैक्स पेबल था, आपने ड्यू डेट पर टैक्स पे नहीं किया है तो गवर्नमेंट विद इंटरेस्ट आपसे टैक्स लेगी। तो वो इंटरेस्ट का अमाउंट चाहे आपका आईजीएसटी से हो, सीजीएसटी, एसजीएसटी या सेस का हो या लेट फीस हो। सर लेट फीस तो यहाँ 400 पहले से ही आ रही है, ऑटो पॉपुलेटेड मोड से आ रही है, क्योंकि लास्ट रिटर्न जो थी इस टैक्स पेयर ने लेट फाइल की थी। तो इसे हम कंफर्म करेंगे। फिर उसके बाद आते हैं आगे, सेव कर लीजिए अपने डेटा को। सेव कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप सिस्टम जनरेटेड, एक दो ऑप्शन है आपके पास, सिस्टम जनरेटेड 3B भी आप देख सकते हैं। सिस्टम जनरेटेड सर क्या होता है कि सिस्टम ने अपने आप आपकी 3B बनाई, आप उसे देख सकते हैं। जो सिस्टम ने जनरेट किया है आप उसके बेसिस से ओके हैं तो आप सिस्टम जनरेटेड को ही सेव करके उसी को फाइल करा सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस केस में GSTR 1 नहीं फाइल की गई है टैक्स पेयर के द्वारा, वो कैसे सर आपको पता लगा? अभी क्लिक करके देखते हैं, यही पता लग जाएगा आपको भी। इसको पीडीएफ को आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड ये देखिए, अब आपको दिखाते हैं हम कि ये जो टैक्स पेयर है जीएसटी एंड टैक्सेबल, ये नोट फाइल आ रहा है। सर ये नोट फाइल क्यों आ रहा है? ये तो अभी हमने डेटा डाला था, नोट फाइल क्यों आ रहा है? ये सर सिस्टम जनरेटेड वाले का डेटा है, सिस्टम ने ऑटोमेटिक जो बनाई। हमने जो डाली वो सिस्टम जनरेटेड नहीं थी, पर ऑटो पॉपुलेटेड इन कुछ इन्फॉर्मेशन तो आ रही थी। जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी उसको मैंने यूज किया और को मैंने इग्नोर कर दिया। अगर मैं सिस्टम जनरेटेड सारा डेटा मैंने फाइल कर रखा होता, जैसे GSTR 1 फाइल कर रखी होती, तो ये डेटा आ सकता था। चलिए इसको हम छोड़ते हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे इससे। इसका भी फॉर्मेट बिल्कुल सेम होगा जैसे GSTR 3B का होता है, क्योंकि ये सिस्टम ने जनरेट किया, बस डिफरेंस यही है। और एक आप उसमें खुद डेटा फिल कर रहे हैं, यही उसमें डिफरेंस है। इसमें भी देखिए आप सेम कॉलम ही है, चाहे वो ब्रेकअप हो 3B का हो, चाहे कंपोजिशन डीलर को सेल कर रखी हो, जो भी आपने अभी उसमें डेटा डाला वो सारा डेटा इसमें आता है। फिर उसके बाद आते हैं प्रीव्यू ड्राफ्ट GSTR 3B। जो GSTR 3B आपने जो डेटा पंच किया है आप उसको एक बार फिर देख सकते हैं कि कोई गलती तो नहीं हुई। उस प्रीव्यू में जाकर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्लिक करते हैं, देखते हैं कि प्रीव्यू में क्या दिखाया जा रहा है। अभी आपकी रिटर्न जो है ड्राफ्ट मोड में है, अभी आपकी रिटर्न सबमिट नहीं हुई है ना? यस सर, अभी नहीं सबमिटेड हुई। तो अभी क्लिक करते हैं और देखते हैं प्रीव्यू क्या आता है। प्रीव्यू के लिए आप क्लिक करेंगे प्रीव्यू GSTR 3B को, फिर उसके बाद आप क्लिक करेंगे GSTR 3B पर। ये देखिए आपके स्क्रीन के सामने GSTR 3B आ गया है। आप प्रीव्यू देख रहे हैं, कोई मिस्टेक है तो उसे आप ठीक कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं, आप चेक कर लीजिए अपने सारे डेटा को, जो भी आपने डेटा इसके अंदर रिटर्न में पंच किया है वो आपको प्रीव्यू में दिख रहा है। अगर कोई करेक्शन करनी है तो वापस जाकर आप इसमें एडिट कर सकते हैं। अगर आपका डेटा आपको लग रहा है सब कुछ ठीक है, जस्ट गो अहेड और फिर रिटर्न फाइलिंग की तरफ हम बढ़ते हैं। ओके सर। अब सर हमें क्या करना है, अब आपको क्लिक करना है प्रोसीड टू पेमेंट। प्रोसीड टू पेमेंट का मतलब ये है कि आपने अपनी रिटर्न चेक कर ली, आपने आउटवर्ड सप्लाई, ITC, एग्जम्प्ट, नॉन GST सारा डेटा आपने पंच कर दिया है। जो जो कॉलम थे इसके अंदर सारे डेटा आपने पंच कर दिया है। अब आप इसे रिटर्न को सबमिट करने के मोड में आ गए हैं। तो आप क्लिक करेंगे किस पर, फिर आपसे ये पूछेगा जो आपकी लाइबिलिटी है वो आप कैसे पे करेंगे, कैश लेजर से करेंगे या क्रेडिट लेजर से करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये है कि जो मेरी आउटवर्ड सप्लाई से जो लाइबिलिटी बनी, आउटवर्ड टैक्स माइनस इनवर्ड ITC, आउटवर्ड टैक्स माइनस ITC, जो टैक्स पेबल है वो आपको पे करना होगा। चाहे वो आप कैश लेजर से या क्रेडिट लेजर से उसे पे कर सकते हैं। पे कर रहे हैं क्रेडिट लेजर में आप उसे एक तरह से एडजस्ट कर लेंगे। सर मेरे केस में क्या होगा, आपके केस में वो क्रेडिट लेजर से आपने पूरी एडजस्ट की है। सर क्या मैं लेट फीस को भी क्रेडिट लेजर से एडजस्ट कर सकता हूं? तो आंसर इज नो। उसको आपको कैश पे करना होगा। मतलब आप कैश का मतलब है आपको उसे कैश इंक्लूडिंग बैंक से पे करना है, उसकी कैश पेमेंट करनी है, आपको उसको कैश लेजर से पे करना है।
ओके सर, ये वैल्यूज वही सेम रिफ्लेक्ट हो रही हैं क्योंकि सारी इनपुट मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। अब आते हैं, अब जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पूछेगा पेमेंट ऑफ टैक्स। ये आपको बताएगा कि आपके कैश लेजर में कितना बैलेंस है, क्रेडिट लेजर में कितना बैलेंस अवेलेबल है, और आप अगर आपकी जो आउटवर्ड लायबिलिटी है आप उसे कैसे पे करेंगे। अभी आपके सामने ये कैश लेजर में कोई वैल्यू नहीं आ रही है, क्रेडिट लेजर में काफी सारा अमाउंट पड़ा हुआ है, जैसे 42,868, 17,952 एंड 1,516। अब जो आपकी आउटवर्ड लायबिलिटी आपने जो टेबल 3.1 में डाली थी, आप उसको अपने क्रेडिट लेजर से करेंगे, कैश लेजर से क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आपका कैश लेजर में बैलेंस नहीं है, तो आप सारी वैल्यू क्रेडिट लेजर से एडजस्ट करेंगे। तो सर मुझे क्या वैल्यू एंटर करनी है या ऑटोमेटिक हो जाएगा? आप चाहे तो ये सिस्टम ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा, अदरवाइज आप इस इनपुट को एडजस्ट मैन्युअली भी टाइप करके एडजस्ट कर सकते हैं। आपकी जो लायबिलिटी लेट फीस वाली है वही डिस्प्ले होगी, उसी की आपको पेमेंट करनी होगी। और क्योंकि आपके केस में 800 रुपए की लायबिलिटी आ रही थी लेट फीस वाली, इसीलिए ये आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर हैव नॉट सफिशिएंट बैलेंस। तो आप क्या करेंगे, चालान जनरेट हो जाएगा, उतना आपको टैक्स पे करना होगा। टैक्स नहीं, यहाँ पर है सिर्फ लेट फीस के 800। सर अदर देन लेट फीस क्या हमारा वो आईटीसी से एडजस्ट हो गया। अब जो 800 है वो आप चालान से पे करेंगे, आप ई पेमेंट से कर सकते हैं, जनरेट चालान, फिर ये आपको बताएगा, इंफॉर्मेशन देगा, इस इंफॉर्मेशन के बेस से आप, अब ये 800 आपको पे करने हैं। आपके पास है प्रीफर्ड बैंक या नेट बैंकिंग। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपने लास्ट टाइम जिस बैंक से पेमेंट की है वो आपकी प्रीफर्ड बैंक में आ जाएगा, अदरवाइज नेट बैंकिंग में जैसे आप नॉर्मल पेमेंट करते हैं वैसे ही आप उसे पे करेंगे। प्रीफर्ड बैंक को मैं सिलेक्ट करता हूं और मैं यहाँ पर प्रीफर्ड बैंक में एसबीआई को सिलेक्ट कर रहा हूं और मेक ए पेमेंट। उसके बाद ये आपको कहाँ ले जाएगा, बैंकिंग के पोर्टल पर ले जाएगा, बैंक के पोर्टल पे ले जाएगा, वहां आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है और इसकी पेमेंट करनी है। नेट बैंकिंग से पेमेंट कैसे करते हैं, आप बहुत करते हैं, आपको पता है, नेट बैंकिंग में यूजर आईडी और पासवर्ड ही डालना है। यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आपसे ये बैंक कंफर्मेशन मांगेगा कि आपको ये पेमेंट करनी है, आप कंफर्म करेंगे, उसके बाद ये ओटीपी जनरेट करेगा, इस ओटीपी को आप डालेंगे। ये सिमिलरली जैसे आप नेट बैंकिंग में पेमेंट करते हैं सेम मोड में आप ये पेमेंट कर रहे हैं। अब जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर जो ओटीपी आया है उस ओटीपी को आप एंटर करेंगे, कंफर्म करेंगे और ये पेमेंट आपके अकाउंट से डेबिट हो गई है। अब ये पेमेंट जो है आपके जीएसटीएन पर आपके कैश लेजर में अपडेट हो जाएगी कुछ समय के अंदर ही, और फिर उसके बाद आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं जो आपने पेमेंट की है अपनी आउटवर्ड लायबिलिटी में, जो आपकी लेट फीस की थी, पेमेंट की थी, उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट लेजर पे आपको क्लिक करना है। इसका मतलब ये है कि जो आपने लेट फीस की या जो पेमेंट कर रखी है वो सिस्टम ऑटोमेटिक आपके लेजर से एडजस्ट कर देगा और आपकी जो आउटवर्ड लायबिलिटीज आ रही हैं, जो आपकी पेमेंट ड्यू आ रही है, वो एडजस्ट होकर आप रिटर्न फाइल कर पाएंगे। तो आपको क्लिक करना है किस पर, मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट पर, और ये कहेगा आप क्लेम कर रहे हैं ऑफसेट सक्सेसफुली। ऑफसेट सक्सेसफुली आते ही आपको कहाँ क्लिक करना है, प्रोसीड टू फाइल। अब ये क्या हुआ, आपने जो पेमेंट की वो एडजस्ट हो गई है रिटर्न के अंदर, और अब ये आपसे पूछ रहा है क्या मैं रिटर्न को प्रोसीड कर दूं, क्या मैं इसे फाइल कर दूं। तो आप कहेंगे यस, क्लिक कीजिए इसके ऊपर प्रोसीड टू फाइल पे। यहाँ पर ये आपसे मांगेगा कि एक तरह से डिक्लेरेशन आप देंगे। डिक्लेरेशन में आपके पास या तो आप ईवीसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जो ओटीपी आएगा वहां से कर सकते हैं, या आप डीएससी यूज करके भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो हम कौन सा ऑप्शन यूज कर रहे हैं, ईवीसी का ओटीपी जनरेट होगा, इस ओटीपी को मैं यूज करूंगा अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए। तो ईवीसी, अब ये ओटीपी आ चुका है, ये ओटीपी कहाँ आया है, रजिस्टर्ड, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल है कहाँ पर, जीएसटी पर, जीएसटी वालों के पास जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहां पर आएगा, जो रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड है वो ओटीपी डालेंगे और इसे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करते ही ये रिटर्न सबमिट हो जाएगी। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके पास मैसेज आ जाएगा, फाइलिंग सक्सेसफुली।
फाइलिंग सक्सेसफुली आ जाएगा। ओके पे क्लिक कीजिए, आपकी रिटर्न सबमिट हो चुकी है। क्या सर मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ? यस, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्लिक कीजिए डाउनलोड पर, आप ओपन में आप डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पीडीएफ आ गई है, रिटर्न सबमिट हो चुकी है। ये देखिए इसमें फाइल लिखा आ चुका है, फाइल्ड, और ये डेटा है जो आपने रिटर्न में फाइल किया है। ये देखिए आपकी, देखिए टोटल लाइबिलिटी 22,513 रुपये सीजीएसटी को, और एसजीएसटी में भी 22,513 रुपये की लाइबिलिटी थी, और इतनी की आपकी टैक्सेबल वैल्यू थी। ये आपने एंटर किया था, आप वेरीफाई कर सकते हैं, वही डेटा इसमें आया है, वही रिटर्न सबमिटेड हुई है। अब ये रिटर्न सबमिटेड हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इसे अपने रिटर्न डैशबोर्ड पे भी देख सकते हैं। रिटर्न डैशबोर्ड पे भी आ जाएगा। ये क्या आ रहा है सर? ये वैल्यू लेजर्स, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर के बैलेंस को बता रहा है। अब आप चाहें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 क्वार्टर 4 की रिटर्न फाइल की उसे देख भी सकते हैं, सबमिटेड है या नहीं है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर ये फाइल का स्टेटस आ गया। फाइल का स्टेटस मतलब ये रिटर्न सबमिट हो चुकी है। आपने डाउनलोड करके भी देखा, और साथ में आप चाहें तो यहाँ से भी इसे देख रहे हैं। इस तरह से रिटर्न सबमिट की जाती है। कितनी लेट फीस लगेगी ये डिपेंड करता है। मैंने एक वीडियो इसके ऊपर भी डाला हुआ है कि लेट फीस जून 2021 से कितनी है, कितनी लेट फीस हमें पे करनी होती है। नॉर्मली जीएसटीआर 3B फाइल करने, अगर आप नील की रिटर्न फाइल करते हैं तो लेट फीस है 10 रुपये सीजीएसटी में, 10 रुपये एसजीएसटी, मतलब 20 रुपये पर डे की पेनल्टी है। और नॉर्मल रिटर्न के केस में 25 रुपये सीजीएसटी और 25 रुपये एसजीएसटी की पेनल्टी है। और ये मैक्सिमम कितनी होगी, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है। आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, उस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को भी समझ सकते हैं कितनी मैक्सिमम लेट फीस हमारे ऊपर लग सकती है अगर हम रिटर्न लेट फाइल करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।